हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। तो टॉड जो होता है यानी टेडपोल जो है, उस टेडपोल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस किस पैटर्न्स के यानी इकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इन सारे चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। एक टेडपोल से एक एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो टॉड की या टेडपोल की जो अवस्था होती है वो कितने लगभग 3 सप्ताह तक पानी में बनी रहती है, यानी लगभग 3 वीक्स तक ये टेडपोल जो है वो पानी में रहता है। यानी लार्वा अवस्था कितने टाइम की होती है? 3 सप्ताह तक की होती है। टोड और एडल्ट मेढक के दोनों के नेचर में चेंज होता है, फिजियोलॉजी में चेंज होता है और उसकी स्ट्रक्चर में सब में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। जैसा हमें टॉड दिखाई देता है वैसा एडल्ट फ्रॉग नहीं दिखाई देता, यानी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी चेंज होते हैं मॉर्फोलॉजिकली यानी देखें तो, और फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी चेंज होते हैं। तो टेडपोल फिश के समान दिखाई देता है, टेल वाला होता है, टेल युक्त होता है और शाकाहारी होता है, यानी कि वो वेजिटेरियन होता है टेडपोल। जबकि मेढक कैसा होगा? वो टेडपोल एम्फीबिया होगा, यानी कि पानी में भी रहेगा और टेरेस्ट्रियल भी होगा। फिर वो इंसेक्टिवोरस होता है, यानी कि कीट भक्षी होता है और उसमें टेल नहीं होती, टेललेस होता है। इसका मतलब है कि जो टॉड है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं तब जाकर वो एक फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो ये चेंजेस क्या हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये परिवर्तन केवल बाहर आकार की परिवर्तन और आंतरिक संरचना ही नहीं बल्कि उनके नेचर में भी चेंज होगा, उनके हैबिटेट में जो चेंज होता ही है और फिजियोलॉजी में भी चेंज होता है। जैसे कि जो टेडपोल एक छोटे से मेढक में कैसे कन्वर्ट होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहला चेंज हम देखते हैं इकोलॉजिकल चेंज या इकोलॉजिकल चेंज या पारिस्थितिकी परिवर्तन। आवाज़ जब परिवर्तन हो जाए, यानी कि जब वो टेडपोल तो क्या था, पानी में रह रहा था और ये कैसा है, टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी दोनों जगह रहेगा। तो टेडपोल लार्वा अवस्था से किस में कन्वर्ट होता है? टेरेस्ट्रियल एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ये हर्बीवोरस से कार्निवोरस हो जाता है। यानी आवास जब परिवर्तन हो जाए जल से स्थल तक तो उसे पारिस्थितिकी परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा हम देखें हैबिटेट में चेंज आना। अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी में चेंज। मॉर्फोलॉजिकल चेंज यानी आकारिकी में परिवर्तन। आकारिकी में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले प्रोग्रेसिव चेंजेस देखते हैं, फिर हम उसके रेट्रोग्रेसिव चेंजेस देखेंगे। यानी प्रतिगामी यानी जो डेवलप कैरेक्टर या अच्छे कैरेक्टर्स जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं वो देखेंगे। फिर रेट्रोग्रेसिव यानी कि पश्चिगामी कायांतरण वाला प्रक्रिया देखेंगे। इनमें क्या क्या होगा? लिम्ब डेवलपमेंट हो जाते हैं, यानी कि पाद या पैर विकसित हो जाते हैं, पहला हो गया। दूसरा मिडल ईयर का डेवलपमेंट हो जाता है, टिम्पेनम मेम्ब्रेन बन जाती है। ये आरपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। कॉलुमेला ऑरिस का एक क्वेश्चन बन चुका है। तीसरा देखें तो आई बनना और प्रोट्राउट आँखें जो होती हैं बाहर की ओर बहिर्सारित, इसका मतलब होता है बहिर्सारित आँखें बनना, और आईलिड्स का बनना और आँखें यानी आँखें बाहर की ओर। और थर्ड आईलिड बनना यानी नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। और टंग जो होती है वो अटैच्ड इंटीरियरली अटैच्ड होती है और आउटर या एक्सटर्नली या पोस्टीरियरली कैसी होती है? फ्री होती है। ये थोड़ा यूनिक कैरेक्टर है। ये फ्रॉग में और एम्फीबियंस में इस तरह का होता है कि आगे से तो जुड़ी हुई होती है और पीछे से खुली होती है। तो वो इसको हम प्रोट्रूसिबल टंग कहते हैं कि इस तरह से वो आगे की ओर अपने टंग को फेंकता है और अपने इंसेक्ट को या अपने प्रे को अंदर की ओर खींच कर वापस फोल्ड कर लेता है। और फिर अपना है नेक्स्ट हार्ट जो कि 3 चैम्बर्ड होता है। और आउटर स्किन केराटिन की बन जाती है। और फिर प्रोनेफ्रिक किडनी किस में कन्वर्ट बदल जाएगी? मेजोनेफ्रिक किडनी में बदल जाती है। फिर ये चेंजेस कौन से हो गए? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। प्रोग्रेसिव चेंजेस कहे जाते हैं, यानी कि ये डेवलप यानी कि आगे की ओर या विकसित लक्षण हैं। यानी कि पैर का विकास हो जाता है और मिडल ईयर या मध्य कर्ण का बन जाना, टिम्पेनम मेम्ब्रेन का बन जाना, जो कि कोलुमेला ऑरिस कही जाती है। और इसमें रॉड लाइक ओसिलाई प्रेजेंट होते हैं जिसको कोलुमेला ऑरिस कहते हैं। फिर आई
का फॉर्मेशन हो जाना, आई कैसी हो जाती है, प्रोट्राउट हो जाती है, या और आईलिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर थर्ड आई लिड्स बन जाती हैं जिसको नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, वो बन जाती है। फिर टंग जो होती है वो कैसी हो जाती है, प्रोट्रूसिबल हो जाती है, यानी कि आगे से जुड़ी और पीछे से खुली हुई। फिर हृदय जो होता है वो 3 चैम्बर्ड हो जाता है। आउटर स्किन केराटिन से बन जाती है। फिर प्रोनेफ्रिक किडनी किस में बदल जाती है, मेजोनेफ्रिक किडनी में बदल जाती है। और ये सारे चेंजेस कैसे हैं, आकारिकी परिवर्तन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस या कार्यकीय परिवर्तन। इनमें क्या देखते हैं, ये अमोनोटैलिक से कैसे बन जाते हैं, यूरियोटैलिक बन जाते हैं। यानी कि जब टैडपोल था तो वो कैसा था, अमोनोटैलिक था, क्योंकि वो पानी में सर्वाइव कर रहा था 3 सप्ताह तक। और बाद में ये एडल्ट जब फ्रॉग बन जाते हैं तो कैसे हो जाएंगे, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और यूरिया साइकिल भी इनमें शुरू हो जाता है और आर्जिनिन का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि आर्जिनिन एंजाइम्स सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, तो यूरिया फॉर्मेशन की प्रोसेस इनमें होने लग जाती है। फिर इनमें सीरम एल्ब्यूमिन इन ब्लड ये प्रेजेंट होता है और ये बढ़ जाता है, इसकी वृद्धि हो जाती है। हीमोग्लोबिन सिस्टीन एमिनो एसिड ऐड हो जाता है, हीमोग्लोबिन में सिस्टीन एमिनो एसिड ऐड हो जाता है। फिर पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम में वृद्धि हो जाती है, लाइसोसोम एंजाइम में वृद्धि हो जाती है, कैथरेप्सिन में वृद्धि हो जाती है, कैथेप्सिन में वृद्धि हो जाती है। ये सब प्रोटीन पाचक एंजाइम है और ये लाइसोसोम ही क्या करेगा, इन सारे की जो संरचना है जैसे टेल है उनको अपघटन करने का काम करेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में आता है, बीडर कैनाल किस में उपस्थित होती है, तो बीडर कैनाल किस में होती है, यूरिनोजेनाइटल मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में प्रेजेंट होती है, यानी मेजोनेफ्रिक किडनी का पार्ट है ये। फिर पोरफायरेप्सिन रोडोप्सिन में बदल जाता है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन आरपीएससी में ये आ चुका है कि ये पोरफायरेप्सिन किस में बदल जाता है, रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पर्पल पिगमेंट किस में बदल जाएगा, रेड पिगमेंट में बदल जाएगा। लार्वा में तो ये पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, पोरफायरिन कहा जाता है जो, और जो एडल्ट है उसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट बन जाएगा जो कि रोडोप्सिन कहा जाएगा। ये आई के पिगमेंट्स हैं। तो ये सारे चेंजेस हमने देखे, रेट्रोग्रेसिव यानी प्रोग्रेसिव हमने चेंजेस देखे। अब हम देखते हैं रेट्रोग्रेसिव चेंजेस। रेट्रोग्रेसिव चेंजेस यानी पीछे की ओर, यानी क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो कि रेट्रोग्रेसिव हैं। सबसे पहले तो टेल का, फिन फोल्ड का और गिल्स का रीअब्जॉर्ब हो जाना, यानी कि ये तीनों विलुप्त हो जाते हैं। गिल्स गायब हो जाएंगे जो कि टेडपोल में सांस लेने के लिए थे, लेकिन अब एडल्ट फ्रॉग में लंग्स डेवलप हो चुके हैं। तो टेल का विलुप्त हो जाना, फिन फोल्ड का विलुप्त हो जाना और गिल्स का विलुप्त हो जाना। फिर गिल्स और गिल क्लेफ्ट का विलुप्त हो जाना, बंद हो जाते हैं। गिल दरारें जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। माउथ का शेप बदल जाता है, पहले फिश आकृति का पूरी बॉडी थी, लेकिन अब उसके साथ साथ माउथ के शेप बदलने के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी का शेप भी बदल जाता है। फिर हॉर्नी टीथ जो कि वोमेराइन टीथ कहे जाते हैं वो किस में बदल जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। वोमेराइन टीथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर लेटरल लाइन सिस्टम डिसअपियर हो जाता है और वेंट्रल सकर सिस्टम डिसअपियर हो जाता है। लेटरल लाइन सिस्टम जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, वो क्या था, लार्वा में तो था लेकिन जब एडल्ट बना तब ये धीरे धीरे गायब हो गया। फिर वेंट्रल सकर प्रेजेंट होते थे, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता था, ये सब क्या हो गया, डिसअपियर हो गए, अब 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गए। तो क्या क्या चेंजेस आए, जो टोड है उसके अंदर चेंजेस क्या क्या है, लार्वा के लक्षण क्या क्या थे जो कायांतरण के दौरान गायब हो गए। आंतरिक गिल्स अवशोषित हो गए, ऑपरकुलम श्वसन छिद्र विलुप्त हो गए, पूंछ फिंस अवशोषित हो गए, जो यहाँ लिखे हैं उसी को मैंने हिंदी में लिखा है। और हॉर्नी जबड़े अवशोषित हो गए, वास्तविक जबड़े आ जाते हैं, मुख का आकार बदल जाता है, लेटरल लाइन सिस्टम हट जाता है और त्वचा जो है वो विलुप्त हो जाती है, और महाधमनी चाप संख्या में कम हो जाती है, और आहार नाल छोटी हो जाती है, और अवस्कर नली छोटी हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस किसके अंदर दिखेगा, रेट्रोग्रेसिव के अंतर्गत हमने देखे। फिर हम हार्मोनल रेगुलेशन देखते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है, मेढक के कायांतरण के लिए हम सबको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, थायरोक्सिन हार्मोन जो है। क्योंकि अगर हम थायराइड ग्रंथि को टेडपोल से हटा दी जाए, उसके बॉडी से टेडपोल से की बॉडी से थायरोक्सिन
या थायराइड ग्लैंड को हटा दिया जाए तो कायांतरण रुक जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन देखते हैं कि हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। ये वातावरण से ही सिग्नल मिलता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा न्यूरोसेक्रेटरी नर्व फाइबर्स को इंड्यूस किया जाता है, जिसके कारण न्यूरोसिक्रेशन होता है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करेंगी, थायरोक्सिन हार्मोन का विमोचन करेंगे, यानी कि थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेंगी। थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन या मोचक हार्मोन जो है वो क्या करेगा, पिट्यूटरी को इंडिकेट करेगा या आदेश देगा, ऑर्डर करेगा, क्या कहेगा कि थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज करना है। TRH किसको आदेश देगा, TSH यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देगा कि TSH को रिलीज करना है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, TSH को रिलीज करेगी और ये क्या करेगी, थायराइड ग्लैंड है उसको ऑर्डर करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड इसके थ्रू इसको ऑर्डर करेगी और ये क्या करेगा, फिर थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा जिससे कि उनमें कायांतरण जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यही है, फ्लो चार्ट से भी देखा है कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा, TRH को रिलीज़ करेगा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनो हाइपोफाइसिस है और न्यूरो हाइपोफाइसिस, दो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो एंटीरियर पार्ट जो है या एडिनो हाइपोफाइसिस, वहाँ से TSH रिलीज़ होगा पिट्यूटरी के और ये थायराइड ग्रंथि से क्या करेगा, यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट किया जाएगा। और आयोडीन यहाँ पर प्रीकर्सर की तरह काम करता है, क्योंकि हम एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ें तो हम क्या देखते हैं कि आयोडीन जो है उसी के फॉर्मेशन से यहाँ की थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकल सेल्स होती हैं ये ये आयोडीन को कलेक्ट करती जाती हैं। ये आयोडीन को कलेक्ट करती हैं जिससे कि T3 और T4 हार्मोन का फॉर्मेशन होता है और T3 और T4 दोनों हार्मोन क्या हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहे जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन T4 हार्मोन ये 10% होता है और T3 90% होता है। और ये एम्फीबिया के अंदर हम देखें तो ये मेटामॉर्फोसिस को कंप्लीट करता है T3 थायरोक्सिन हार्मोन। रेप्टाइल्स के अंदर मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मेमल्स के अंदर ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए BMR के लिए रिस्पॉन्सिबल है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर इसके बारे में जानना है तो हम एंडोक्राइनोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट या ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे। तो तीनों में सब में अलग अलग होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता सब में है और रिलीज सब में होता है, और लेकिन फंक्शन सब में अलग अलग है। जैसे एम्फीबिया में क्या करेगा, मेटामॉर्फोसिस का काम है इसका। रेप्टाइल्स में क्या करता है, मोल्टिंग करेगा। और मेमल्स में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, BMR को रेगुलेट करेगा और प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। और T3 हार्मोन भी क्या करता है, इसके कंपैरिजन में 4 टाइम इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है। ये 90% होता है और ये थायरोक्सिन हार्मोन, ये थायरोक्सिन ही कहा जाता है एक तरह से। ट्राई आयोडोथायरोक्सिन कहते हैं और इसको टेट्रा आयोडिक थायरोक्सिन कहते हैं। तो कायांतरण के कारण क्या क्या हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि गुरडनेश और एलन, ये दो साइंटिस्ट ने क्या बताया कि कायांतरण के कारण क्या हैं, मुख्य कारण क्या है, थायरोक्सिन। सब ने यही बताया कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कायांतरण में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और क्या बताया कि पिट्यूटरी से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये भी थायरोक्सिन के साथ मिलकर क्या करता है, कायांतरण में मदद करता है, ये इन्होंने बताया। तो ये अपना यहाँ पर मॉर्फोजेनेसिस खत्म होता है। फ्रॉग के अंदर मॉर्फोजेनेसिस हमने देख लिया।